हाँ, तो प्यारे प्रतिभागियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में जो एलडीसी एग्ज़ाम के जो पुराने क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करते हैं। अब फटाफट देखते हैं। जो पहले वीडियो में हमने 15-16 क्वेश्चन कर लिए थे। फिलहाल देखते हैं ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है 4x स्क्वायर। अब यदि इसको तरीके से करते हैं तो आपको पता होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो 4x स्क्वायर इसको तोड़ देंगे इन दोनों के गुणनफल के तौर पे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ से कर लेंगे हम क्या कि 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ से हो गया 2x प्लस 3, या -1 कॉमन आ गया 2x प्लस 3 हो गया। तो इसका एक फैक्टर हो गया 2x प्लस 3 और दूसरा हो गया 2x माइनस 1। अब ये तो हो गया नॉर्मली 2x प्लस 3 2x माइनस 1। ठीक, ऐसे नहीं करके अपन सीधा कैसे कर सकते हैं कि -3 चाहिए अपने को एक, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, और ये भी नहीं आएगा। क्यों? ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में से आपको ऑप्शन आएगा, देखो इस पे चूज किया, हमें -3 चाहिए तो माइनस। हालांकि यदि आपके पास टाइम है तो आप इसी तरीके से करें, मैं आपको इसी के लिए कहूँगा। लेकिन यदि टाइम कम है, आप फटाफट सवालों को हल कर रहे हो, एक्यूरेसी है आपकी गणनाओं में, तो देखिएगा आप ऐसे देख के पता लगा सकते हो। -3 चाहिए तो ये तो नेगेटिव आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ भी आपके पास नेगेटिव नेगेटिव इन दोनों से आ रहा है। अब रही बात इसमें क्या है कि 4x जो है वो प्लस का चाहिए आपको, 4x प्लस का चाहिए। तो यहाँ देखो ये तो 4x स्क्वायर दोनों में आ रहा है, 4x प्लस का कैसे होगा, ये हो गया माइनस का 6x और ये प्लस का 2x। तो ऐसा करने से क्या आ रहा है, 4x माइनस का आ रहा है, तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। देखो 6x और प्लस 2x, माइनस का 6x हो गया प्लस का 2x हो गया, तो माइनस का आ रहा, तो क्या बच गया आपके पास ये रह गया। देखो तो सी ऑप्शन, ये बिना फैक्टरेशन मेथड के भी आप इस तरीके से ऑप्शन देख के कर सकते हो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 2197 का वर्गमूल घनमूल है, सॉरी, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 2197। तो 2197 7 लास्ट में कब आता है, जब 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। जब किसी संख्या का जो वंश का डिजिट है वो 3 होगा, तो क्यूब का जो वंश का डिजिट होगा वो 7 होगा। अब यहाँ 3 2 टाइम है, 13 भी है और 23 है। मान लीजिए आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, 13 इसका राइट आंसर रहेगा। अब ये जो 23 कब होगा, 20 के बाद आएगा। अब 20 का खुद का कितना होता है 8000, यदि 8000 से बड़ी संख्या होती है लास्ट में उसके क्या होता है 7 होता, तो 23 होता है। फिलहाल आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें 3 वाला, फिर यही बचा है 13। कैलकुलेशन करने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है एक वर्त के निश्चित त्रिज्य खंड का परिमाप समान त्रिज्य के अर्धवर्त के चाप की लंबाई के बराबर है। एक वर्त है उसका निश्चित, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सेक्टर सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस। ठीक है, देन द एंगल ऑफ द सेक्टर इज इन डिग्री में पूछा है। तो यहाँ देखिए यदि आप वो कोण का 2πr थीटा जैसे आप त्रिज्य खंड का लगाओगे, तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के बारे में बताऊं, ये सेक्टर होता है, ये आर होता है, ये आर होता है, थीटा होता है, आर्क होती है, चाप होती है। ठीक है, अब यदि आप चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाते हो, चाप की लंबाई होती है πr थीटा बटा 180। ये सीधा आपके पास किस में आएगा, डिग्री में आएगा। लेकिन ऐसे करने से आप यहां फंस जाओगे। एक छोटा सा है, इसको हम पहले रेडियन में फाइंड आउट कर लेते हैं इजी तरीके से। तो आप देखोगे कोण की जो डेफिनेशन होती है, पहले भी पूछा गया है इसमें कि रेडियन में बदलो डिग्री में बदलो, तो शास्त्रिक पद्धति में कोण होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो आप देखेंगे यहां से चाप की जो वैल्यू है वो होती है कोण गुणा त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, त्रिज्य खंड का परिमाप। अब ये त्रिज्य खंड है, ये त्रिज्य खंड है, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा आर प्लस चाप प्लस आर, यानी इसका पेरीमीटर हो गया 2r प्लस चाप। ठीक है, उधर दूसरा क्या है, उधर दूसरा आपके पास सेमी सर्कल है, अर्धवर्त है। अर्धवर्त का कितना होता है, चाप πr होता है, परिमाप नहीं है, अर्धवर्त का तो चाप है और इसका परिमाप है। तो इसका परिमाप हो गया, देखिएगा 2r, चाप की जगह हम क्या लिख देंगे, कोण गुणा त्रिज्या, कोण गुणा r, और बराबर हो गया πr। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए आप। अब इसको जो ही आप सॉर्ट आउट करोगे, कोण को मैं थीटा लिख देता हूं, कोण मान लीजिए थीटा है, बार बार कोण नहीं लिखना पड़ेगा। तो अब जो ही अपन इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो r कॉमन आ गया, यहां से 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो गया πr, r से r कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू हो गया π-2। बस ये खत्म, ये लो। अब π-2, पाई का मान लगाओ 22/7 -2, तो ये हो गया 7 दूनी 14, तो 8/7। अभी 8/7 क्या है, 8/7 रेडियन है आपके पास, तो 8/7 रेडियन है ना, तो इसको किस में बढ़ाना था, डिग्री में। अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। आप
चाप के लिए चाप बराबर ये इस्तेमाल करेंगे तो इजी वे में सीधा हो जाएगा, आर से आर कैंसिल होके ऐसे। और 8/7 को किस में बनाना, 8/7 क्या है, रेडियन है, इसको डिग्री में बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 180/पाई से। अब यहाँ पाई का मान फिर से लगाओगे 22/7, 7 से 7 गया 4, ये 11, ये हो गया 720/11 डिग्री। ये लो, अब इसमें आगे भाग दे लीजिए 720 में 11 का, 720 में 11 का आप भाग दोगे, आगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिग्री को फिर मिनट में बढ़ाने के लिए 60 से गुणा कर लेना। अगला है आपके पास, किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमवार 3 शीर्ष, शीर्ष क्रमशः 0 1 2 3 4 3 है, चौथे शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा। द थ्री वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर 0 1 2 3 4 3 रेस्पेक्टिवली, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अब देखो पैरेललोग्राम जो होता है समांतर चतुर्भुज इस प्रकार होता है कि ये तो यूं होता है, देखिएगा। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब यदि यहाँ भुजाओं की लंबाई के आधार पे आप सवाल करोगे तो मारे जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस सवाल को कैसे करना है आपको, इसको इस प्रकार करना है कि समांतर चतुर्भुज की एक और विशेषता होती है, जैसे मैं पहले लगा लूँ, ये 0 1 है, ठीक है, ये 0 1 है आपका, ये 2 3 है, और ये जो है आपके पास कितना है 4 3, रेड ही सही रहेगा, ब्लैक ले ले, रेड, ठीक है। इधर है आपके पास 2 3 और इधर है 4 3, कौन सा आ गया, हाँ 2 3 के बाद 4, 2 3 तो लिख ही दिया, 4 3। और ये आपसे पूछा है भाई कि इसका चौथा वर्टेक्स क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब ये आपने रेस्पेक्टिवली लगा लिए, क्रमागत रूप से लगा लिए, तो दूरी निकालोगे तो इसकी दूरी बराबर इसकी दूरी एक्स वाई आप मानोगे यहाँ पे कि मान लिया ये एक्स वाई है, टाइम लगा दोगे। आपने क्या करना है, इसका डायगोनल डाल देना है, वीकेंड डाल दोगे। आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के वीकेंड एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जो इस लाइन का मध्य बिंदु है वो इसी लाइन का मध्य बिंदु। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा होगा हाउ टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं कि x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है x2 y2, उसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू के लिए x1 प्लस x2/2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, फिर y1 प्लस y2/2, ऐसे कर लेंगे। तो इधर देखिए इसका मिड पॉइंट आपको मिल सकता है, तो इसका मिड पॉइंट कितना हो गया, 0 और 4 4 4 2, और इसका भी 2। कैसे, x में x जोड़ो, y में y जोड़ो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब इसका भी मिड पॉइंट 2 2 रहेगा। अब सुनो 2 है और मिड पॉइंट भी 2 है, तो यहाँ क्या लिखूं मैं, मिड पॉइंट 2 है, इसका मतलब देखो एक बार ऐसे समझना, हर बार कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं होता। x1 प्लस x2, x1 इसको मान लेना चाहिए, x1 प्लस x2/2 बराबर क्या है, ये कोऑर्डिनेट है 2। तो सीधी सी बात है 4 होगा इसका जोड़, दोनों का जोड़ ही 4 होगा, x1 प्लस x2 भी 4 है, y1 प्लस y2 भी। अब x1 क्या है 2 है, तो ये भी कितना बच गया 2, y1 पहले से क्या है 3, तो y2 क्या बच गया 1 बच गया, 2 और 1 हो गया आपके पास। ये लो सिंपल सा। वैसे सीधा देख लेते हैं आप, इधर 2 2 का अंतर है, ठीक है, इधर आपके पास 2 0 का अंतर है, तो सीधी सी बात है इधर 2 0 का अंतर आएगा। अब 2 0 का अंतर कैसे आएगा, 0 के साथ 2 लेंगे तो 2 बनेगा, 1 के साथ 1 लेंगे तो 1 बनेगा। कई चीजें हैं इसको सरल करने की। अगला देखिए, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 है 5% छूट देने के बाद। एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट होता है कि एक वस्तु पे डिस्काउंट देने के बाद उस पर प्रॉफिट किया जाए। तो मान लीजिए, इसको ध्यान से देखिएगा कि एक वस्तु पे x% बट्टा देकर, x% बट्टा देकर उस पर y% लाभ कमाया जाए, लाभ कमाया जाए। हालांकि इसके बारे में विस्तार से हम टॉपिक में पढ़ेंगे। तो x% बट्टा देके, तो इसको लिखो 100 माइनस x, और ये हो गया 100 प्लस y। ठीक है भाई, x% के बट्टे का मतलब हो गया जैसे 20 का बट्टा है तो 80 हो गया, 10 का बट्टा है 90 हो गया, 12 का बट्टा 88 हो गया, 10 का लाभ 110 हो गया, 15 का लाभ 100। इन दोनों में रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। ये जो चीज है ना, ये वाला, ये इंडिकेट करेगा आपको किसको, ये इंडिकेट करेगा इसको, अपने क्रय मूल्य को, और ये इंडिकेट करेगा आपके अंकित मूल्य को। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात रहेगी। तो क्या है, ये कह रहा है कि 5% का डिस्काउंट देके 25% लाभ, तो 5% के डिस्काउंट को आप लिखोगे 95, 25% के लाभ को लिखोगे आप 125। 95 125 कट के आ गया 19:25। अब 19 क्या है, 19 क्रय मूल्य है, और 25 क्या है, अंकित मूल्य। ये लो, तो 19 का मान दिया 380 और 25 का मान निकाला। ये मुजवानी भी कर सकते थे आप यहीं देख के कि 95 हो गया और ये 125 हो गया, 19:25, 19 का मान 380, 19 दूनी 38, 25 दूनी 50, 500 हो गया आपका। ये लो सिंपल सा है। आगे चलते हैं।
ये सवाल ध्यान से देखिए, एक शहर की जन्म दर और मृत्यु दर, एक शहर है उसकी जन्म दर मृत्यु दर प्रत्येक 10% है। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, वर्तमान 3000। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जितना जन्म दर है 10% उतना ही क्या है, मृत्यु दर है। तो किसी भी समय जब आंकड़े कैलकुलेट किए गए तो प्रति 100 पे 10 बच्चे जन्म ले रहे हैं और तो प्रति 100 पे 10 लोगों की डेथ हो रही है। तो आंकड़ा वहीं की वहीं है, यानी जितना एक्चुअली ये ऐसे होता है कि जन्म दर 12% है, मृत्यु दर 10% है, तो 2% हर साल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। या फिर मान लीजिए जन्म दर 20% है और मृत्यु दर मान लीजिए 5% है, तो 15% हर साल क्या होते हैं, इंक्रीज। अब मैं ऐसे तो करूंगा नहीं कि जन्म दर 5% और मृत्यु दर 15%, गांव खाली थोड़ी कराने। अब समझो आप, तो क्या हुआ, ये तो बराबर है, बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, जितने बढ़े उतने ही घटेंगे, सेम। तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, 0%। अब चाहिए 2 साल बाद की पूछे चाहे 20 साल बाद की पूछे, ये 3000 का कितना रहेगा, 3000 ही रहेगा। बताओ, ऐसा इजी सवाल भी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट चलता है। ये कह रहा है कैनवास के टुकड़े का क्षेत्रफल 1105 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इस कैनवास से शंकु के आकार का तंबू बनाया जाना है। इसके आधार का क्षेत्रफल ये है और सिलाई करते हुए कटाई में 5 मीटर कैनवास नष्ट हुआ। अब सुनो, सवाल पढ़ ही लिया होगा, इधर देखो, ये ऐसे एक कैनवास का तंबू बना, ये जो 616 मीटर स्क्वायर है, हालांकि इसमें वो नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कपड़ा नहीं लगेगा आधार पे। अब 1105 मीटर कपड़ा लाए, उसमें से 5 तो खत्म हो गया, तो सीधी सी बात है इसका जो एरिया आएगा वो 1105 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, पाई आर एल हो गया। अब ये 616 दे रखा है आधार का क्षेत्रफल, और इसका शंकु का आधार आपको पता है क्या होता है, शंकु का आधार होता है क्या, शंकु का आधार होता है वर्त, और वर्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 616। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर निकालोगे 616 बटा पाई, ये लो, और ये आर बराबर कट के आ जाएगा आपके पास 14। भाई 22 का पाड़ा लगाओगे सीधा 28 बार कटेगा, 28 में 7 और 4 रहेगा, रूट मारोगे 7 हो गया, 2 और 4 का 2 7 दूनी 14 हो गया, आर का मान 14 आ गया। यहाँ से ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी ही पड़ेगी, आर का मान 14 आ गया। अब क्या कह रहा है ये कि तंबू की ऊंचाई पूछी है आपसे। अब आर जब 14 है, यहाँ कपड़ा लगाने कपड़ा लगा है पाई आर एल में, तो पाई आर एल बराबर क्या है, 1100 है, तो पाई 22/7, आर आपने 14 निकाल ली, एल बराबर है 1100, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 4 25, ये डबल जीरो का मतलब 100 हो गया ना, एल बराबर 25 आ गया। एल आई है 25, नहीं की ऊंचाई, और समझदार है इसने 25 दे ही नहीं रखा, एल 25 है और एच क्या है, 14 है। अब आपको बताया शंकु में क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है। आपको क्या चाहिए, एच चाहिए, तो एच बराबर क्या लिखेंगे अपन, अंडर द रूट 25 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। तो एच बराबर आपके पास आ गया 625 माइनस 196। अब 625 में से 196 जाएंगे, 15 में 6 गए 9, 11 में से 9 गए 2, और 5 में से गए 429 अंडर द रूट आ गया एच बराबर। अब 429 का रूट क्या होगा, देखो 429 का रूट, अब यदि यहाँ 429 का रूट निकालने बैठ गए तो फंस गए। इसमें दे रखा है 20.71, 18, 24, 21, तो 429 जो रूट होता है ना, 429 का रूट 429, ये 400 से ज्यादा है, 400 से क्या है, बड़ा है, और 441 से क्या है, कम। 441 किसका होता है, 21 का, 400 किसका होता है, 20 का। तो 20 से बड़ा और 21 से छोटा है, अब 20 से बड़ा और 21 से छोटा ये हो गया, ये लो। ऐसे छोटे छोटे सवाल है। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% छूट का प्रस्ताव देता है, फिर भी 26% लाभ कमा लेता है। वास्तविक सेम, मतलब आप देखो एक ही, अभी अभी मैं फंक्शन लिख के गया, एक ही फंक्शन पे एक ही साल एक ही पेपर में 2 बार सवाल। अब आप देख लीजिए कितना इजी पेपर है। 10% छूट का प्रस्ताव देता है, तो 10% छूट को मैं क्या लिखूंगा, 90, और ये क्या है, 26% लाभ भी अर्जित कर लेता है, 126 हो गया, ठीक है। अब वही बात है, 90% किसको इंडिकेट करेगा, क्रय मूल्य को, 126 किसको इंडिकेट करेगा, अंकित मूल्य को। अभी 2 सवाल पहले ही तो सवाल आया था, अभी 9 से कट जाएगा, ठीक है, 18 से काट लो, 18 5 90, 18 × 126, ठीक। ऐसे भी होता है, 18 का पढ़ा आता है क्या, 18 × 126 ऐसे लगा लो। अब देखो 5:8 आ गया, तो ये पूछा है क्या, अंकित मूल्य 280 है, तो 8 का मान
18 संते होते हैं भाई, 18 संते 124, मुझे ही नहीं आता, 18 अंटा तो 144 हो जाएगा। ठीक है, 18 संते तो 7 का मान हो गया 280, और तो 40 4 5 200 रुपये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। वह कोण जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है, पूरक कोण का 4 पूरक कोण क्या होता है देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि जैसे एक कोण है दो, ए और बी, ए और बी को जोड़ने से 90 आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण होते हैं, और ए और बी को जोड़ने से आपके पास 180 180 आ जाए तो वे होते हैं समपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब पूरक कोण का 4 गुना, तो उसका 4 गुना है, मान लीजिए एक एक्स है तो दूसरा कितना है 4x है, मतलब 1 से 4 यूनिट है तो 5 यूनिट का मान हो गया कितना 90 पूरक की बात, x बराबर कितना हो गया 18, तो पूरक कोण का 4 गुना है तो 72 है, क्योंकि 72 का 18 है तो इसका कोण हो गया 72 हो गया, तो 72 अपने पूरक का 4 गुना है, तो ये पूरक हो गया और ये कोण हो गया। समझ गए? अगला देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 और आधार 4 है, क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार है 4, ऊंचाई है 12, तो ये 12 दूनी 24। अब बताओ, ये सवाल भी पूछे गए, देख लो। अगला सवाल देखो, ये देखिएगा, ये कह रहा है इफ पी टी इज ए पोलिनोमाइल ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 एंड t माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ pt, देन p2 इज, यानी ये आपसे जीरो जो पोलिनोमाइल्स का डेफिनेशन पूछ रहा है। ये कह रहा है कि p जो t है ना, ये एक बहुपद है, ठीक है, और इसकी घात है वो n 1 से या 1 से बड़ी है, मतलब ये रेखिक बहुपद हो सकता है, उससे बड़ा बहुपद, रेखिक द्विघाती त्रिघाती ऐसा बहुपद है। t माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तो जैसे पी टी बराबर, या कुछ भी लिखा हुआ था बराबर, ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, तो पी टी बराबर, यहाँ एक तो है इसका t माइनस 2 और एक अन्य कोई और फैक्टर होगा, या 2 3 होंगे, ऐसे बहुत सारे भी हो सकते हैं, इसके घाते ज्यादा होंगे तो फैक्टर्स ज्यादा होंगे। अब पूछा है जब ये इसका फैक्टर है ना, तो जो ही आप t माइनस 2 बराबर क्या लगाओगे 0 करोगे, ठीक है, तो t बराबर क्या रखोगे 2, जो ही यहाँ रख दोगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुपद के प्रत्येक गुणनखंड में उसका एक शून्यांक पाया जाता है जो बहुपद की वैल्यू को शून्य कर देगा। अब यहाँ 2 रखने को क्या बोलोगे p2 बोलोगे आप, यानी यहाँ कोई वैल्यू रख रहे हो, इसका मतलब बहुपद का उस वैल्यू पे मान निकाल रहे हो, p1 t बराबर 1 रखने से, यहाँ वेरिएबल t है, t चर के रूप में एक बहुपद था ये, तो p2 का मान क्या हो जाएगा, p2 का मान 0 हो जाएगा। ऐसे डेफिनेशन आधारित सवाल भी यहाँ पूछे गए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 1/3 1/3, अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिएगा इसका वैल्यू क्या होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ये है 25,047, भाई या तो आप इसका क्या निकालें घनमूल निकालें, अब घनमूल नहीं, दूसरा क्या है 13,824, अब घनमूल नहीं निकाल सकते ना, तो एक छोटी सी चीज देखिए, छोटी सी इसमें ये भी है, उत्तर के आगे क्या है 9 9 है 3 3 है, तो ये डिसाइड भी नहीं बैठा सकते। चलिए देखते हैं, अब ये 7 है, किसी के आगे क्या आएगा 7, घन है ये, इसका क्या लेना है क्यूब रूट लेना है, तो 7 कब आता है, अब जैसे मान लीजिए आप 3 गुणा 3 गुणा 3 करें तो 27 का 7 पैदा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो भी क्यूब रूट आएगा उसके आगे 3 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। इधर 4 कब आएगा, जब उसके आगे 4 आएगा तो ही 4 आएगा, ठीक है। अब सुनिए, ये है 2,50,000, अब नॉर्मली ये भाई 33 रहेगा, 43 रहेगा, 53 रहेगा, 63 रहेगा, ये तो कंफर्म है, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही, क्योंकि वैल्यू किस में आ रही है पूर्णांक में वैल्यू आ रही है, तो ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि इसका परफेक्ट क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर का नाम आ गया, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। तो देखिए अब ये 2,50,000 है, 2,50,47, हम बात करते हैं जैसे 30 का करेंगे तो 3 3 होती है 27 हो जाएगा, 27 जारी हो जाएगा। 50 का करते हैं तो 50 का 5 25 125 होता है। 60 का करते हैं मान लीजिए, तो 60 का जब क्यूब लेंगे तो 6 36 216, 2,16,000 हो गया। इधर 70 का क्यूब लेंगे तो 70 का होता है ये 343 हो गया, 3,43,000 हो गया। तो इसके बीच में है 60 और 70 की लाइन में आ गया ये, 60 और 70 कैसे, 216 से तो वो बड़ा है और 343 से वो क्या है छोटा है, तो कितना हो गया ये 63 हो गया, यानी इसका जो क्यूब रूट आया वो 63 आया। कैसे आया अब देख लो आप कैसे आएगा, और 63 क्या है 9 संते आप देते भाग तो 7 7 से आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते थे, 4 7 11
7 4 11, 11 5 16, 2 18, 3 से करते जाते, 3 3 3 बार जाता, फिर 7 का चला जाता, नॉर्मल सी बात थी वो। इधर देखिए, लेकिन जब आपके पास पूर्णांक को मेंशन है तो इतना रिस्क लेना, मतलब इतना ज्यादा टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। इधर देखिए लास्ट में क्या आएगा, 4। अब लास्ट में 4 आएगा तो देखो इधर, अब ये है कितना, 13,000, 13,824। 13,000 में देखो, जैसे 20 का करते हैं तो 20 का कितना होता है, 20 का क्यूब लेंगे अपन, तो 20 का, ये तो पता चल ही गया, लाइन में 4 आएगा आगे। 20 का क्यूब लेंगे तो कितना हो गया, 8,000 हो गया। फिर 30 का क्यूब लेते हैं तो 30 का क्यूब होता है, होती है 27,000। अभी 8,000 27,000 के बीच में आता है कौन, 13,000, 8 और 27 के बीच में। तो 20 और 30 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी तो 24 हो गया। ये लो सीधा आपका आंसर आ गया, ये हो गया 24। 63 माइनस 24 निकालो, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 39 इज द राइट आंसर। अब देख लीजिएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, दो सेकेंडरी वर्तों के मध्य परिबद्ध, द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग एनक्लोज्ड बिटवीन टू concentric circles is 286. What are the radius of the two circles if their difference is 7 cm? दो सेकेंडरी वर्तों के बीच में वलय का जो क्षेत्रफल 286 है, इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, अंतर 7। अब सुनो, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय वगैरह जानते होंगे, मैं सीधा लिख दूं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा आपको कितना, 286। पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना पता है ना वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ आर प्लस आर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास आर माइनस आर की वैल्यू है। बराबर हो गया 286 बटा पाई, पाई का मान हो गया 22/7। 22 दूनी 22 एकम 22, 22 तिया 66, 13 गुणा 7 हो गया। इधर आपको दे रखा है आर प्लस आर, आर माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 7, बराबर 13 गुणा 7 था, 7 से 7 गया तो आपको पता चल गया क्या, कि आर प्लस आर बराबर 13 है और आर माइनस आर बराबर 7 है। अब आराम से आपको क्या, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो r इज इक्वल टू 10, एक बार 13 और 7 जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, एक बार 13 में से 7 घटा के 2 का भाग, यानी 10 में से क्या जोड़ेगी, ये तो 10 और 3 आ गया आपके पास। ये लो, ये सिंपल सा आपका सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, उस छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 616 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्त को पूर्णतया घेरता है। देखो इसमें एक यूनिट बता रहा हूं मैं आपको, बहुत जबरदस्त, उसको याद रखिएगा परमानेंटली। कि मान लीजिए एक आपके पास क्या है, स्क्वायर है, और उस स्क्वायर के अंदर, अलग अलग रंग से बना देता हूं मैं, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, ठीक है, और इसके बाहर से भी एक सर्कल और है। वापस ऐसे बता दो, ऐसे। हालांकि इस प्रश्न में तो छोटी चीजें दे रखी हैं, ये वैसे ही बना देते हैं, बढ़िया चित्र वाला। ये हो गई शेप, ये 2D, ये सर्कल, और शेप अब ले लेते हैं स्क्वायर। स्पर्श कर रहा है क्या, इधर तो कर देगा, इधर नहीं करेगा। ये फिर छोटा रह गया, मान लेना अब की बार अंदर आ गया। ये लो, अब की बार कहीं भी बने। ये लो, ये बन गया। अब ये आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है, कि ये जो है, ये अंदर स्क्वायर है और उसके ऊपर से कवर कर रखा है किसने, वर्ग। मैं आपको छोटा सा डेफिनेशन बताऊं, कि इसका जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, वो इसकी क्या होगी, साइड होगी। तो यहां से आप रिलेशन कैसे बना सकते हो इसमें, वर्त और वर्ग का। वर्त की जो रेडियस है यानी 2r जो है, वो इसका क्या है, a है, ठीक है, 2r और इसका a बराबर है। तो अब यहां से वर्त का क्षेत्रफल ये लोगे। मैं सीधे डेटा बता देता हूं आपको, आप बैठ के बना लेना, पाई आर स्क्वायर लगा लेना, इधर a स्क्वायर के तौर पे a की जगह 2r लगा लेना। जो रेशियो इसमें बनेगा, पाई बराबर 22/7 लगाओ। यदि ये 11 यूनिट है ना, तो इसका एरिया 14 यूनिट होता है, और इसके बाहर से यदि सर्कल आ जाएगा ना, तो उसका 22 यूनिट होता है। ऐसे वर्त के अंदर, वर्ग के अंदर वर्त और बाहर वर्त 1:2 होता है, 11/22 रहेगा। तो 11 14 22 याद रखिएगा, 11 14 22 ये याद रखिएगा। 11 होता है अंतःवर्त, ये होता है वर्ग स्क्वायर, और ये होता है बाह्य परिवर्त, ठीक है। तो आपको इनमें से देखो किसका वैल्यू दे रखा है, आपको वैल्यू दे रखा है किसका, वर्त का।
और वर्ग का पूछा है, इसका मतलब 11 बराबर दे रखा है कितना, 616, और क्या पूछा है, 14 बराबर क्या होगा। यदि आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होता तो आपका कलम सीधा यहाँ से चलता, ये बनाने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। तो देखिएगा 11 से कट जाएगा, 11 पंजे 55, 11 छः 66, अब ये हो गया 56 गुणा 14, 14 छः 84, 84 का आपके पास आ गया 4, बच गया 8, 14 पंजे 70, 8 78, 784 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन में है येलो। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि 20 हजार में से कुछ राशि 8% की दर साधारण पे, शेष राशि 4, साधारण सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और ये सिंपल इंटरेस्ट रेट, ये लास्ट में उसको 800 रुपये मिलते हैं 1 साल में, तो वो क्या करेगा। तो सुनिएगा, आप इस सवाल को चाहो तो रुपए से कर सकते हो। ये मिश्रण का सवाल है। मिश्रण का सवाल कैसे, 20 हजार के 2 भाग किए, जब भी आपको लगे किसी चीज के 2 भाग किए गए, उसमें इसका कितना शेयर है, इसका कितना शेयर है, तो आप वहां मिश्रण अप्लाई कर लें। कौन सा, ये वाला फंक्शन अप्लाई कर लें कि ए और बी को मिला के क्या बनाया गया, सी बनाया गया, तो इसमें कितना है, इसका कितना योगदान है, ये वाला आप अप्लाई कर लें। तो यहाँ देखिए, चाहे तो परसेंटेज से करोगे, रेट लगा रहे हो तो 800 को किस में बदलना पड़ेगा, आपको परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। रुपए में करना चाहो तो आप रुपए में कर लो कि 20 हजार का 8% निकालो, 20 हजार का 4/3%, बटा 3 नहीं निकलता तो घबराने की कतई बात नहीं, 3 साल का ब्याज उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 साल का उठा लो, तो 3 साल का उठाओगे तो 4% हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ऐसे कर लो, देखो 8%, 4/3%। अब 800 रुपये मिले उसको किस पे, 20 हजार पे, तो 820 हजार का कितना परसेंट है, देखो 00 से 00, 00 से 00, 4% है, तो ये 4% टोटल ब्याज मिला है उसको। ठीक, अब क्या रहा होगा, तो इसमें से जब आपको ऐसे बाकी करोगे, यहाँ बाकी करोगे तो बटा 3 फिर पीछा नहीं छोड़ेगा, तो सभी पदों को 3 से गुणा कर दो, तो ये 3 से गुणा करते ही आपके पास सारे पद इस प्रकार हो गए, देखो सारे पद हो गए, ये 24 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 12 हो गया। अब देखो आराम से, ये 8% वाली रेट थी, ये 4/3 वाली रेट थी, तो इधर 8 बचा, इधर बचा 12, तो ये हो गया 2:3। अब 2:3 में उसने पैसा लगाया, तो 2:3 में पैसा लगाया मतलब टोटल कितना हो गया, 5। अब कौन सा पूछा है उसने, 8% वाला, तो 8% पे तो ये राशि थी कौन सी, 2 यूनिट को इंडिकेट करने वाले, तो 2 टोटल राशि के 5 टुकड़े कर लो, 20 हजार के 5 टुकड़े करोगे 4-4 हजार के, 4-4 हजार के 2 टुकड़े, अब 4-4 हजार के 2 टुकड़े कितने हो गए, 8 हजार। ये लो, अगला देखिए, ये कह रहा है टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश करता है, सोनू मोनू से 10% कम निवेश करता है। दोनों ही जगह मोनू को बेस ले रखा है, तो ये देखो एक तरफ टोनू है, एक तरफ मोनू है, और एक तरफ सोनू है, तो ये कह रहा है टोनू मोनू से 10% ज्यादा, तो मोनू 100 करता है तो टोनू 110 करता है। ठीक है, तथा सोनू मोनू से, देखो कितना सरल है, इसको मोनू कोई बेस माना हुआ है, ये सोनू ना मोनू से ही 10% कम करता है, तो ये हो गया 11-10-9। ठीक है, तीनों का रेशियो हो गया। क्या पूछा है, यदि तीनों का कुल निवेश 60 हजार है तो मोनू का कितना है, तो 11-10-21-9 30 हो गया, 30 में से मोनू का कितना है, 10, 1/3 हो गया, 10 किस में से है, 30 में से, तो 1/3 हो गया, 1/3 किसका, 60 हजार का, तो 60 हजार का 1/3 होता है कितना, 20 हजार। ये लो, इतने इजी इजी सवाल आए मैथमेटिक्स के। ये देखिए, 1 मीटर किनारे वाले घनाकार डिब्बे में 25 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने, एक कार्टून है ऐसे क्यूबिक उसका। तो पहली बात तो इसका मैथमेटिक्स का जो तरीका है वो तो मैं वैसे बताऊं, एक मैं आपको वैसे समझाऊं कि जैसे ऐसे लाइन से लगाना है उसमें, तो 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर है, उसमें 25-25 सेंटीमीटर के लगाने हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 25-25 के कितने लगेंगे, 4 लगेंगे। ठीक है, 25-25-25 4 ऐसे, फिर 4 ही ऐसे, ऐसे 4 परत आएंगे उस पर, तो हम उस डिब्बे में जो छोटे छोटे डिब्बे लगाएंगे, 4 एक लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे, तो यानी 4x4 का एक लेयर हो गया, फिर ऐसे कितने लेयर आएंगे, 4 लेयर आएंगे। तो यदि कॉमन सेंस हम इस्तेमाल करें बिना मैथमेटिक्स के, तो ये तो आम बात है डिब्बे के अंदर डिब्बा रखना, तो 4-4-4 64 हो गए। मैथमेटिक्स क्या कहता है, जब भी आप इस प्रकार देखो कि कितना उसमें रखा जा सकता है क्या है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो, तो इसका वॉल्यूम हो गया 1/1। अब 1 मीटर है और ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये बड़े घन का आयतन हो गया 100/100/100 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें छोटे वाले घन का भाग दे लो कि 25/25/25 के कितने आएंगे, तो आप देखोगे 4-4-4 हो गया, 4×4 = 16, 4×4 = 64। ये सिंपल मुझबानी से करने लायक सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं।
100 ग्राम बताओ, 100 ग्राम में 1 किलो का कितना, कितना भारी सवाल पूछा है इसने देखो। 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट, तो 100 ग्राम बटा 1 किलोग्राम, है ना। ये इकाइयां समान रखना, इतना ध्यान रखना, और तो बाकी ठीक है। तो 10%, है ना। अब देखिए छोटे छोटे सवाल थे। अगला देखते हैं कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक यात्री गाड़ी को 2 घंटे कम समय लगता है यदि उसकी गति। अब यदि आप इस सवाल को मैथमेटिक्स से करोगे तो माना x साल है, बाद में x प्लस 5 है। देखो मैं करके बताऊँ, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है। फिर आप लिखोगे क्या, 300 बटा x, दूसरा बाद में कितनी बढ़ा दी 5, तो अब नई स्पीड हो गई x प्लस 5, अब लिखोगे 300 बटा x प्लस 5। ठीक है, डिस्टेंस में फ़र्क आ गया कितना, 2। ये इक्वेशन बनेगी आपके पास। ये तो हो गया मैथमेटिक्स। डायरेक्ट कैसे करना, ये कंपटीशन में चलेंगे ही नहीं ये चीज़ें। ये कह रहा है 300 मीटर है, 300 मीटर को एक स्पीड से पहले चलाया, एक बाद की स्पीड से चलाया, तो इधर स्पीड डालोगे तो इधर टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड होगा तो टाइम मिल जाएगा आपको। अब इसके फैक्टर होंगे वो अवश्य, क्योंकि ये ध्यान रखना, यहाँ कोई मिनट उनट नहीं है, ये 2 घंटे पूरे हैं, ये 5 घंटे पूरे हैं। इसका ना 300 के जो फैक्टर किए गए वो पूर्णतया पूर्णांक में है, और पूर्णांक में इधर वाले फैक्टर में 5 का फर्क है, इधर वाले फैक्टर में 2 का फर्क है, और इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 300, तो इन दोनों का गुणनफल भी कितना आएगा 300। तो सुनिए, अब 300 से एक बार ऑप्शन पे नजर मार लीजिए, 15, 25, 20, 30। अब यदि मैं 15 लगाता हूँ, 15 लगाता हूँ तो यहाँ 20 आ जाएगा, और 20 लगाता हूँ तो 15 आ जाएगा, तो 5 घंटे का फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब 15 और 20 तो आपस में ही क्या है, गुणांक है। ये 15, 20 लगा रहा हूँ मैं, फिर 25, 20 लगा रहा हूँ, तो इधर मैं 25 लगाता हूँ, ठीक है, इधर 25, तो इधर क्या आता है 25, 12, 300। फिर 20 लगाता हूँ, अब 20 कम, यानी 20, 25 लगाता हूँ, पहले 20 लगाई, 20 लगाई तो कितना आया 15, फिर 25 लगाई तो कितना आया 12। तो ये तो 3 घंटे कम ले रही है। ठीक है, तो अब सुनिएगा, हमारे पास है 30, सीधा 30 लगाओ, बाद में पहले लगाओ 25। ठीक है, उत्तर 30 नहीं आएगा, पहले 25 लगाया फिर बाद में 30, तो 25 लगाया तो कितना हो गया 12, 30 लगाया तो कितना हो गया 10। अब देखो ये 2 घंटे का फर्क पड़ रहा है, इधर 5 किलोमीटर बढ़ा दी। अब क्या पूछा इसने, सामान्य पूछी, तो आम दिनों उसकी चाल है 25 किलोमीटर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आम दिनों चाल है 25 किलोमीटर, और आज उसकी चाल है 30 किलोमीटर। देखो 20, 25 नहीं लगेगा, 15, 20 नहीं लगेगा, 25, 30 लगेगा, तो यहाँ 25 और यहाँ 30, तो सामान्य चाल कितनी हो गई 25 हो गई। तो ये आपके पास कुछ छोटे छोटे सवाल थे जो लास्ट ईयर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एलडीसी वगैरह में आपसे यहाँ पूछे गए हैं, और बार बार जैसे हम इसके प्रैक्टिस करोगे आप लोग, तो जहाँ तक मेरा मानना है आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा धार आएगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, साथ ही आपका जो रटने वाली प्रवृत्ति है, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा मैथमेटिक्स सीखे और बिना किसी दबाव के अच्छे तरीके से। तो जहाँ तक मेरा कोशिश हो पड़ेगी, मैं बन पड़ेगा मेरे से, मैं आपके सहयोग के लिए तैयार रहूँगा। धन्यवाद।